हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको 11th में पढ़ा दिया गया है। उसको मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ाऊंगा ताकि आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ पाए। अब हमें जो पॉइंट पढ़ना है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है, उसके होने का क्या प्रोसेस है, उसके होने का क्या मैकेनिज्म है, उसमें क्या क्या बेसिक रूल्स लगेंगे, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे। इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे। क्योंकि हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करनी है तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, रिएक्टेंट लेना होता है। वो रिएक्टेंट हम किसी सॉल्वेंट में मिला देते हैं। इसके बाद कुछ गठबंधन होता है, मतलब कुछ रिएक्शन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अब मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ए और बी। उसमें से ए जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बी जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ऐसा होने की कंडीशन में ए को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं और बी को हम रिएजेंट बोलते हैं। ध्यान देना, सबस्ट्रेट हम उसको बोलते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट है और दोनों के दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उस कंडीशन में हम एक को सबस्ट्रेट तो दूसरे को रिएजेंट बोल सकते हैं। सबस्ट्रेट ए और रिएजेंट बी को हम एक सॉल्वेंट में मिला देते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हमें इंटरमीडिएट देते हैं और वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है किसी प्रोडक्ट सी में। अब सवाल आता है कि यहाँ पर ये सॉल्वेंट क्या कर रहा होता है। तो सॉल्वेंट का काम होता है गठबंधन कराने का, दो लोगों के बीच में मेल मिलाप करवाने का। मतलब ए और बी एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिल सकें, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। सॉल्वेंट को चुनते वक्त हमें ये सावधानी रखनी है कि उसमें ए भी डिजोल्व हो जाए और बी भी डिजोल्व हो जाए। अगर दोनों डिजोल्व हो जाएंगे एक सॉल्वेंट में तो उनका मिलना क्या होगा, आसान होगा। तो दोनों का एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना आसान होगा और प्रोडक्ट आसानी से वहां पर बन जाएगा। वैसे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म जानते होंगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में सुन लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक टेंडेंसी होती है किसी एटम का किसी कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। मान लीजिए हमारे पास दो एटम है, ए और बी। ये दोनों एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ए देगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बी देगा। लेकिन अगर मैं मान लूं कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो वो क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो सोचो कि बी की तरफ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज बी की तरफ जाएगा तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस थोड़े से नेगेटिव चार्ज को पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब ए की तरफ थोड़ा लौटते हैं। भाई ए का तुम इलेक्ट्रॉन सरका करके लेके चले गए बी की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर आता है उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ए के ऊपर आता है। क्योंकि यहां पर बी की टेंडेंसी है खुद को नेगेटिव बनाने की, इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा बी एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन किस साइड रहता है, राइट साइड, और कार्बन किधर रहता है, लेफ्ट साइड इन पीरियोडिक टेबल। वैसे भी जो हमारा फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लग जाती है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद क्या आएगा, ब्रोमीन, और इसके बाद आयोडीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। हमें क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है एक रिएक्शन के दौरान। अब रिएक्शन में अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो तोड़ने का दो तरीका हो सकता है, या तो वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर ले या तो वो होमोलिटिक क्लीवेज कर ले। इसको सिंपल भाषा में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर हम बेईमानी से इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर हम ईमानदारी रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक को देते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं।
अभी हमने जो बोला उसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ CH3X, अब कार्बन और X के बीच में यहां पर आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मान लीजिए X जो है बहुत ही पावरफुल है, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर उसका बहुत ही शानदार है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, कमांड बना करके रखेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन X की तरफ चले जाएंगे तो X पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, X लेके चला गया, इस वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर कार्बन और एक्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन तो हो रहा है, लेकिन ये फिजन कैसा है, हेट्रोलिटिक है। हेट्रोलिटिक का मतलब है यहां पर बेईमानी हुई है, मतलब हमने दोनों इलेक्ट्रॉन एक को दे दिए। हमने ऐसा नहीं किया कि एक इलेक्ट्रॉन मैं कार्बन को दे दूं और एक किसको दे दूं, एक्स को। हमने बेईमानी किया कि दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके एक्स को दे दिए। अब यहां पर जो ये CH3+ बनता है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। लेकिन यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो एक बात याद रखना, कार्बोकैटायन के अंदर जो हमारा कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कहने का यह मतलब होता है कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, या बोल सकते हो कि कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन छीन करके ले गया। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है CH3Y, यहां पर कार्बन और Y के बीच में क्या दिख रहा है आपको, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मान लो हमारा जो कार्बन है वो पावरफुल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Y का इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके चला गया, इसलिए उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो स्पीसीज बनी है CH3 नेगेटिव, हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बन आयन बोलेंगे। कार्बन आयन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये भी जो है एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज का एग्जांपल है, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को ही दे दिए हैं। थर्ड वाला एग्जांपल देखें तो यहां पर लिखा हुआ है CH3Z। अगर मान लीजिए कार्बन और Z के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है, उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन मैं किसको दे दूं, Z को दे दूं, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दूं, कार्बन को दे दूं, तो इस तरीके से हमें CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और X पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कार्बन के ऊपर जो ये एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हम इस चीज को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन बोलते हैं, कार्बन पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। इसका मतलब रेडिकल तब पैदा होता है जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज करने पर हमेशा आयंस आते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही बनते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कुछ इफेक्ट क्रिएट होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक्चुअली 4 इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और चौथा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप समझने की कोशिश करिएगा। इन सब के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करिएगा। इन चीज़ों को रटने की कोशिश मत करना, अदरवाइज मज़ा नहीं आने वाला आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए फर्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होगी, और इसी पोलराइजेशन का क्रिएट होना या पोलराइजेशन का होना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इस चीज को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में इथेन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। इथेन जो होता है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेट 0 हम मान लेते हैं, ठीक है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके बीच में पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि इथेन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है। इस वजह से हम पूरे मॉलिक्यूल को ही नॉन पोलर घोषित कर देंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो इस तरीके से पूरा हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर हम एक फ्लोरीन लगा दें तो कुछ करिश्मा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और वो करिश्मा ये होता है कि आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो एक पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे हुआ उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एंड फ्लोरीन बन जाएगा। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। क्यों होगा पोलर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन लगा रहे हो, और फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे फ्लोरीन की तरफ। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
फ्लोरीन पर जो ये थोड़ा सा चार्ज आ रहा है हम इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। अगर फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमारे कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, फ्लोरीन की तरफ, तो कार्बन से दूर चला गया, इस वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए जो आपका इथेन मॉलिक्यूल था वो कैसा था, नॉन पोलर था, वहां पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहे थे। अभी आपने जो एक नया मॉलिक्यूल बनाया उसमें क्या हो गया, पोलरिटी क्रिएट हो गई। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे कार्बन और फ्लोरीन के बीच में क्या है, पोलरिटी क्रिएट हुई है। देखो भाई हमारा जो कार्बन है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम फोकस करेंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पर। इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे CH2 ग्रुप की तरफ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ क्यों शिफ्ट होंगे, तो इसका जवाब ये है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर CH2 की तरफ शिफ्ट होगा तो CH3 के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो CH2 की तरफ जाएंगे तो CH3 के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। अब उस थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डेल प्लस से। डबल डेल प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो थोड़ा कम है विद रिस्पेक्ट टू CH2 के, क्योंकि CH2 पर हमने क्या बोला था, डेल प्लस चार्ज है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर एक डेल प्लस है और यहाँ पर डबल डेल प्लस है तो डबल डेल प्लस वाला ज्यादा होना चाहिए, नहीं। डबल डेल प्लस का मतलब होता है कि पार्शियल में और कम हो गया, मतलब छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से कार्बन और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। लेकिन ये पोलरिटी क्यों आई इसके अंदर, क्योंकि उसके बगल में एक पोलर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट था। एक पोलर सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से किसी बॉन्ड के अंदर अगर पोलरिटी क्रिएट होती है तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं वो पढ़ के देख लेते हैं। लिखा है, सच पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज द इंडक्टिव इफेक्ट। इसका कहने का साफ मतलब यही है कि अगर एक सिग्मा बॉन्ड कैसा है, पोलर है, तो उसके बगल वाला जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो भी पोलर हो जाएगा। जो ये पोलरिटी क्रिएट हो रही है इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम कुछ पॉइंट्स में समराइज करें तो ये पहला पॉइंट ये होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। दूसरा ये होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लोरीन आ गया तो वहां पर पोलरिटी हमेशा के लिए मेंटेन होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद वो पोलरिटी गायब हो जाएगी, मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंटली ये पोलरिटी बनी रहेगी। इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोला जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का तीसरा पॉइंट होगा कि इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही चलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में पूजा हो रही है और वहां पर 3 बंदे बैठे हैं, चिंटू, सिंटू और पिंटू। ठीक है, पूजा हो गई और पंडित जी ने आरती करवा दी और आरती की थाली सबके सामने आ रही है। जब थाली चिंटू के सामने पहुंचती है तो अपने जेब से 10 रुपए निकाल करके उस आरती में डाल देता है। जो सिंटू है वो नॉर्मली ऐसे आरती ले रहा है लेकिन उसमें कुछ डोनेशन नहीं दे रहा है। लेकिन जो हमारे पिंटू महाराज है वो क्या करते हैं, उस थाली में से ही 10 रुपए निकाल करके अपनी जेब में रख लेते हैं। ये सारा कार्यक्रम होते हुए पंडित जी देख रहे थे और वो सोचते हैं कि चलो सिंटू ने कोई रुपया नहीं दिया, कोई बात नहीं, चिंटू ने 10 रुपए दिए तो ये चलो एक अच्छा बालक है। लेकिन पिंटू जो ये मनुष्य है ये थोड़ा सा खतरनाक है, ये तो हमारा ही घाटा करने में लगा हुआ है। इस एग्जांपल को मैं लगाता हूं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। देखो भाई, जो यहाँ पे सिंटू है वो एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा था जिसके रिस्पेक्ट में चिंटू और पिंटू को देखा गया। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में भी एक रेफरेंस होता है और उस रेफरेंस का नाम होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ सिंटू जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ऐसे एटम या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको प्लस आई ग्रुप कहते हैं और इस प्लस आई ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चिंटू है। अब पिंटू की बात कर लेते हैं। जो सिस्टम का ही खून चूसते हैं, जो उनका ही पैसा उठा लेते हैं, उनको हम माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। और वो माइनस शब्द इसीलिए लगा क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहे हैं। अब हम प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो लोग होंगे उन ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। जैसे हमारे एल्काइल ग्रुप्स, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास CH3 है, दूसरा होगा CH2 CH3 है, और एक कार्बन पर अगर मान लीजिए हमने 2 CH3 लगा दिया और नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक कार्बन पर 3 CH3 लगा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 हमारे पास प्लस आई ग्रुप हैं, इनमें से सबसे अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कौन करेगा, या ये बोला जाए इन सब में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा,
मान लीजिए हमारे पास कोई एक ग्रुप G है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर वो CH3 के सामने आएगा तो CH3 उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। वही G ग्रुप अगर CH2 CH3 के सामने जाएगा तो उस G ग्रुप को थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस वजह से मिलेगा कि CH3 क्या करेगा, CH2 को इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा के थ्रू और CH2 उसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे देगा, G को दे देगा। तो इस तरीके से जो हमारा CH2 CH3 होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अगर वही ग्रुप G जो है इस वाले ग्रुप के पास आता है तो यहाँ पर देखो क्या है, दो CH3 ग्रुप है। दोनों CH3 ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन को देंगे, फिर ये कार्बन क्या करेगा, सामने की तरफ दे देगा। मतलब जो यहाँ पर G ग्रुप होगा वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों के। अगर G जो है इस ग्रुप के पास आता है तो यहाँ पर क्या होगा, तीन CH3 एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो तीनों CH3 अपने सिग्मा के थ्रू पहले कार्बन को इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जमा हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, सामने वाले G ग्रुप को दे देगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा G ग्रुप है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कहां फील कर रहा होगा, तो आप बोलोगे यहां पर, क्योंकि इस कार्बन पर तीन CH3 ग्रुप लगे हुए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो है ये ग्रुप सबसे अच्छा दे रहा होगा और जो हमारा CH3 होगा वो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइनस आई ग्रुप की। तो ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं उसको माइनस आई ग्रुप कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दिखा सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे ग्रुप जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उसको हम माइनस आई ग्रुप या माइनस आई एटम बोल रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा कोई भी एटम ले सकते हो जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे आप फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो। ये सब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर हम ग्रुप की बात करें तो NH2 ग्रुप, NH2 में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है जो यहाँ का फर्स्ट एटम होगा वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इस वजह से जो हमारा NH2 ग्रुप होगा वो माइनस आई ग्रुप की तरह काम कर रहा होगा। सिमिलरली हम NO2 ले सकते हैं। देखो भाई, नाइट्रोजन से दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो जो हमारा नाइट्रोजन है उस पर और ज़्यादा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एक तो नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। इस वजह से इस NO2 ग्रुप को भी हम माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। माइनस आई का एक एग्जाम्पल होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक कार्बन है, उस कार्बन से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर के जुड़ जाए तो ये जो पूरा सिस्टम होगा, जो ये पूरा ग्रुप होगा, ये ग्रुप जो होगा वो माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि मान लो हमारे पास एक CH2 ग्रुप है, उसमें हमने क्या लगा रखा है, क्लोरीन लगा रखा है। क्लोरीन क्या करेगा, अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस CH2 ग्रुप को सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप जो है फाइनली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अगर मान लीजिए हम क्लोरीन के नंबर को बढ़ाते जाएं तो वो इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर क्या होगी, बढ़ती जाएगी उस ग्रुप के। इस एग्जांपल में हमारे पास दो क्लोरीन, तो ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो ये कार्बन भी सामने से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ कि हमारे पास तीन क्लोरीन है तो ये तीनों क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो ये कार्बन भी सामने से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। इन तीनों ग्रुप के माइनस आई ऑर्डर को हम बचपन के खेल से समझते हैं। बचपन में हमने रस्सा कसी के खेल खेले होते हैं, मतलब टग ऑफ वॉर खेला होता है। इस खेल में हम क्या देखते हैं, जिस तरफ बंदे ज्यादा होते हैं उस तरफ जीतने के चांस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। मान लो इस खेल का हमारे पास तीन कंडीशन रखा जाता है। पहली कंडीशन में एक रस्सी को सिर्फ एक बंदा खींच रहा है, दूसरे कंडीशन में एक रस्सी को दो बंदे खींच रहे हैं और तीसरे कंडीशन में एक रस्सी को तीन बंदे खींच रहे हैं। तो कहाँ पर जीतने का चांस ज़्यादा होगा, जहाँ पर तीन बंदे एक तरफ एक ही रस्सी को खींच रहे होंगे वहाँ पर जीतने का चांस ज़्यादा होगा, वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो CCl3 के अंदर होगा, दूसरा CHCl2 के अंदर होगा, इसके बाद CH2Cl के अंदर होगा। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका है, CCl3 का होगा। तो इस तरीके से लेक्चर 1 का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं पार्ट 2 की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।